दोस्तों, आज तलाक की पहली तारीख थी। सोनम घर से सोचकर निकलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने पति को पूरी तरह से इग्नोर करेगी। लेकिन जैसे ही सोनम कोर्ट के नज़दीक पहुंचती है और अपने पति को एक चाय की स्टॉल पर बैठा हुआ उदास देखती है तो उसका मन भी उदास हो जाता है। उसके दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगती है, क्योंकि जैसा वह सोच रही थी वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। सोनम ने सोचा था कि इस तलाक के बाद उसका पति बहुत खुश हो जाएगा और इस तलाक से वह इतना खुश होगा कि आज सूट बूट पहनकर सेठ बनकर आया होगा। लेकिन उसकी हालत को जब सोनम देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। सोनम सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार 2 साल ही तो बीते हैं जो वो उससे अलग रह रही है। इतने ही दिनों में इसके साथ ऐसा क्या हो गया कि इसकी हालत भिखारियों से भी बदतर हो गई है। दोस्तों, जो लड़का सूरज होता है उस चाय की स्टॉल पर तारीख के लिए ही आया हुआ था। उसकी पैंट फटी पुरानी थी और ऊपर जो शर्ट था वह भी ऐसी थी मानो कोई पोछा करने वाला कपड़ा हो। इसके बाद सोनम जो करती है उसे सुनकर वाकई में कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा भी दुखी हो जाएगी। इस कहानी को सुनकर आपकी भी आंखें भर आएगी। चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। आखिरकार सूरज और सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ था और फिर क्या यह दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं या फिर यह तलाक होने से रुक जाता है। आखिर सूरज की हालत ऐसी कैसे हो गई, पूरी कहानी जब आप सुनोगे तो आपकी आंखें में भी आंसू जरूर आ जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सोनम अपनी मां के साथ कोर्ट के बाहर पहुंचती है। सूरज कोर्ट के बाहर एक चाय की स्टॉल पर उदास बैठा हुआ था। सोनम ने हल्की घूमती नजरों से सूरज को देखा, फिर आगे बढ़ गई। पास से गुजरती हुई सोनम ने एक ही नज़र में बहुत कुछ देख लिया था। सोनम ने देखा कि सूरज के चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आधे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वह सोचने लगी कि 2 साल पहले तो उनकी दाढ़ी में कुछ ही बाल सफ़ेद थे, मगर इन 2 सालों में वह बहुत बदल गए हैं। पहले हमेशा क्लीन से सूट बूट रहने वाला उसका पति आज बिल्कुल उदास और परेशान सा लग रहा था। वह कोर्ट के अंदर आने के बाद ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जहां से सूरज उसको साफ साफ दिखाई दे रहा था। वकील ने सोनम और उसकी मां को आकर बताया कि उनका नंबर लगभग 3 घंटे बाद आएगा। यह सुनकर सोनम ने अपने भाई को फोन करके बताया कि 3 घंटे बाद सुनवाई है। सोनम के भाई और पिताजी काम में बिजी थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि जब सुनवाई का समय आएगा तभी मुझे बुला लेना। दरअसल दोस्तों, सूरज और सोनम 5 साल तक साथ रहे थे, तो सोनम की ना तो कोई सास थी, ना ही कोई ननद थी, ना ही कोई उसका ससुर था। फिर भी मामला तलाक तक पहुंच गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी सोनम की जेठानी। वह बहुत ही तेज तर्रार थी। उसने सोनम को हमेशा दबाकर रखना चाहा। सूरज अपने भाई भाभी की बहुत ही इज्जत करता था दोस्तों, इसीलिए वह उनकी कठपुतली बनकर रह गया था। जैसा भाभी चाहती थी घर में बिल्कुल वैसा ही होता था। फिर भी भाभी ने धीरे धीरे घर में ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि सोनम का वहां रहना, उसको सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। सूरज के पास अपना कुछ भी नहीं था, ना कोई धंधा था, जबकि मार्केट में उनकी एक पुश्तैनी किराने की दुकान थी जिसमें दोनों भाई मिलकर साथ साथ काम करते थे। लेकिन सारा हिसाब किताब बड़े भाई के पास ही रहता था। सूरज को जेब खर्च भी भाई से मांगना पड़ता था। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, पैसा बहुत था। फिर भी सोनम की जो ज़रूरतों के लिए सामान लाने थे उसके लिए इनके पास कोई पैसे नहीं होते थे। जब कोई औरत माँ बनती है तो उसे देसी घी में अजवाइन और जो भी सामान होता है, लड्डू वगैरह बनाकर खिलाए जाते हैं। मगर जब सोनम
एक बेटे की मां बनने वाली थी, उसको यह भी नसीब नहीं हुआ था। दोस्तों, जब सोनम इन्हीं बातों को अपने मायके वालों को बताती है तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आता था। एक दिन ऐसा ही हो गया कि गुस्से में सोनम का भाई अपनी बहन के घर आया और सूरज के बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, उसको 2-4 थप्पड़ लगा दिए। बस उसी दिन सोनम को उन लोगों ने घर से निकाल दिया था और उसके भाई को पुलिस में पकड़वा दिया था। हालांकि उसके भाई को तो पुलिस ने 3-4 दिनों में ही छोड़ दिया था, लेकिन सोनम का वापस ससुराल लौटना ही नहीं हुआ। सूरज सोनम से विनती करता रहता था कि कुछ दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती चली गई। सूरज के भैया भाभी सोनम को घर वापस नहीं लाना चाहते थे और उधर सोनम का भाई और उसके पिता भी फिर से उसे ससुराल भेजना नहीं चाहते थे। आखिर में वही हुआ जो होना था। सोनम के घर वालों ने कोर्ट में तलाक का केस दर्ज कर दिया और आज उसी की पहली तारीख होती है। दोस्तों, जब सोनम कोर्ट में बैठती है तो सोनम दूर बैठी थी, मगर एकटक नजरों से सूरज को देख लेती थी। पता नहीं क्यों आज सोनम के दिल में कुछ टूट सा रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, मैं एक बार सूरज से मिलना चाहती हूँ। लेकिन सोनम की माँ बोली, पागल हो गई है क्या? तेरे पिता और भाई ने साफ साफ मना किया है। सोनम भरी आंखों से बोली, उसकी हालत देख रही हो माँ, कितना उदास और कितना असहाय दिख रहा है। जब मैं उसके साथ थी कितना बन ठन कर रहता था। तो उसकी माँ कहती है कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए और दूसरे खाने के लिए, और यह गरीब और मुल्जिम इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि हम लोग हर जाने की रकम कम मांगे। इसे तू जानती नहीं है क्या? इसकी भाभी को जानती नहीं है क्या? उसी ने पूरी पट्टी पढ़ाकर भेजा होगा इसे, और तू अब इसकी फिक्र क्यों कर रही है? तेरे लिए तो दूसरा लड़का देख लिया है ना हम लोगों ने, वह इससे 10 गुना अच्छा है, और तो और वह एक सरकारी नौकरी वाला भी है। दोस्तों, सोनम बोलती है कि फिक्र कैसे ना करूँ माँ, ये अभी भी मेरे पति ही हैं। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल कीमती इन्हीं के साथ गुजारे हैं। जब इधर इतनी बात हो जाती है तो उधर जब सूरज के पास से सोनम गुजरी थी तो सूरज भी सोनम को देख रहा था। एक पल के लिए आंखें मिली भी थी, फिर वह दूर चली गई थी, मगर वह उसे पीछे से काफी देर तक देखता रह गया था। वह सोच रहा था कि कितनी दुबली पतली हो गई है। पहले तो गोल मटोल थी, चलती थी तो ऐसा लगता था मानो कोई सेठानी आ रही हो, अब तो बिल्कुल ही बदल गई है। और फिर सूरज अपने मन ही मन सोचता है कि काश मुन्ने को भी साथ ले आती तो मैं उसे भी देख लेता। अब तो वह 4 साल का हो गया होगा, पता नहीं कैसा दिखता होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि पिछले 2 सालों में सूरज ने सोनम से मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी। वह झगड़े के 1 महीने बाद अपने भैया भाभी से छुपकर सोनम से मिलने गया था, लेकिन सोनम के भाई ने उसे घर के अंदर ही नहीं आने दिया था, बाहर से ही भगा दिया था। और जब सूरज को उसके भैया भाभी ने अलग कर दिया था तो वह तब भी सोनम से मिलने गया था, मगर इस बार भी उसे बाहर से ही भगा दिया था। सूरज के भैया भाभी कुछ ज्यादा ही होशियार थे। उन्हें लगा कि अब सोनम के घर वाले मुकदमा करने वाले हैं, तो बंटवारा करके सूरज को अलग कर दिया था ताकि मुकदमे में उनका पैसा ना लग जाए। दोस्तों, पिछले 6 महीने से सूरज अलग ही अकेला रह रहा था। बंटवारे में भी सूरज को कुछ खास नहीं मिला था। जो पुश्तैनी दुकान थी मार्केट में, वो भी लगभग 30 लाख की दुकान होती है और 30 लाख से ज्यादा की ही होगी, लेकिन उसके भाई ने सिर्फ 20 लाख उसका दाम बताकर 10 लाख उसको दे दिए, और जो दुकान में लाखों का सामान था उसका तो कोई हिस्सा ही नहीं दिया था। ये कहते हुए रख लिया कि यह मेरा कमाया हुआ सामान है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दोस्तों, घर के हिस्से में भी सूरज को 2 कमरे आए थे जिनमें वह अकेला रह रहा था। सूरज ने पैसे बैंक में डाल दिए थे और अब वह किसी दूसरे की दुकान पर 10,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था। दोस्तों, उसकी जिंदगी बर्बाद करके उसके भैया भाभी बहुत खुश रहते थे। दोस्तों, आज जो सूरज है थोड़ा डरा हुआ था,
क्योंकि उसका मन कर रहा था कि एक बार सोनम से बात कर लूं, मगर वहां उसको मौका ही नहीं मिलता है और अब उसे लग रहा था कि बात करने से कोई फायदा भी नहीं है। मुकदमा दायर हो चुका है, अब वही होगा जो कोर्ट चाहेगा। अगर मैंने उससे जबरदस्ती बात करने की कोशिश भी की तो पता नहीं कोई और इल्जाम लगाकर 1-2 केस और लगवा देंगे मुझ पर, इसीलिए वह बात करने की कोशिश भी नहीं करता। अब धीरे धीरे 3 घंटे बीत जाते हैं। इतने में ही जो सूरज होता है वह देखता है कि सोनम के भाई और पिता भी आ चुके हैं। अब वह थोड़ा नर्वस हो गया था क्योंकि अब सोनम से बात करने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वरना अब तक तो उसे कहीं ना कहीं यही लग रहा था, एक आस बनी हुई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सोनम उसके पास वापस लौट कर आ जाएगी और फिर से उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं होने वाला था। इतने में ही हलकारे में सोनम और सूरज का नाम पुकारते हुए बताया कि आप लोग कोर्ट के अंदर चले आइए, जो मुकदमा है वह शुरू हो गया है। अब दोनों अंदर जाते हैं। जो जज साहब होते हैं दोनों का स्टेटमेंट देखते हैं और सोनम और सूरज को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग पिछले 2 सालों से अलग रह रहे हैं। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। कोर्ट उन्हें एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार है। अगर आप दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हैं तो आप लोगों को यह मौका दिया जा सकता है। जज के इस वाक्य से सूरज का दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है। जज ने सूरज से पूछा कि क्या सूरज आखिरी बार इस रिश्ते को बचाने के लिए एक कोशिश करना चाहोगे? सूरज ने तुरंत हाथ खड़े किए और बोला, रिश्ता बचे या ना बचे जज साहब, लेकिन मैं अपनी पत्नी से एक बार बात करना जरूर चाहूँगा। जज ने सोनम से भी कहा कि क्या आप भी अपने पति सूरज से बातचीत करने की इच्छा रखती है? आप पर कोई दबाव नहीं है, अगर आपकी इच्छा होगी तभी आप दोनों को बातचीत करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, सोनम का भाई धीरे से सोनम के पास आता है और बोलता है कि मना कर दो, बात मत करना। और सोनम के पिता भी यही कहते हैं कि बात मत करना। लेकिन दोस्तों, जो जज होते हैं वह भी बहुत अनुभवी होते हैं, वह दूर से ही सब कुछ भांप जाते हैं। इसीलिए जज साहब बोलते हैं कि देखो सोनम, यह आपका आखिरी मौका मिल रहा है, उसके बाद शायद ना मिले। कोर्ट का काम सिर्फ संबंध अलग कराना ही नहीं है, कोर्ट मानवीय दृष्टिकोण भी रखता है। इसीलिए आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि आप एक बार अपने पति से जरूर मिलें और इसके लिए आपको एक कमरा दिया जाएगा जहां आपकी बातचीत में कोई बाधा नहीं डालेगा। इसके बाद फिर अचानक से ही सोनम ने अपने पति से बातचीत करने के लिए हामी भर दी। इतना सुनते ही सूरज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। सोनम के भाई और उसके पिता, वो दोनों बेचारे दांत पीस कर रह जाते हैं। फिर सूरज और सोनम को एक कमरा दिया जाता है जिसमें 2 कुर्सियां रखी गई थी। दोनों जाकर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। कमरे का गेट खुला हुआ था। गेट पर एक गार्ड को खड़ा कर दिया था ताकि कोई घटना ना हो जाए। और फिर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहते हैं। फिर पहले सूरज ही बोलता है कि मुन्ना कैसा है? वह बोलती है कि अच्छा ही है। इतने ही सूरज कहता है कि अब वह दौड़ रहा होगा, साफ साफ बोलने लगा होगा, मगर वो मुझे तो भूल ही गया होगा। सोनम बोलती है, जब मैं यहाँ तुम्हारे साथ थी और जब यहाँ से मैं गई थी तब वह सिर्फ 2 ही साल का था। शुरू में पापा पापा बोल रहा था, मगर धीरे धीरे भूल गया। सूरज अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोला, बहुत याद आती है उसकी, साथ ले आती तो मैं भी थोड़ा सा देख लेता। सोनम बोलती है, कैसे लाती? पिताजी ने तो मना कर रखा था। सूरज बोलता है, तुम्हारे पिता भी अब तुम्हारे भाई के साथ हो गए हैं, अब वो भी मुझे तुम्हारे साथ देखना नहीं चाहते हैं। सोनम कहती है कि शुरू में पिताजी बचाना चाहते थे, मगर आपके भैया भाभी ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। सूरज कहता है, खैर भैया भाभी तो अब मेरे साथ नहीं रहते, वह अलग हो गए हैं। फिर सूरज ने बंटवारे का पूरा किस्सा सुनाया और उसे बताता है। सोनम बोलती है, आपको नहीं लगता कि
आपके भाई ने जो दुकान का हिस्सा था बदले में जो 10 लाख रुपए दिए हैं वह कम है। सूरज बोलता है, जानता हूँ कम है, मगर अब मैं अकेली जान हूँ पैसों का, इसलिए उन्होंने जो भी दिया मैंने रख लिया। वह 10 लाख भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम मुन्ने का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से उसकी परवरिश करना। सूरज आगे बोलता है कि मैं अभी 10,000 रुपये महीने पर काम कर रहा हूँ। अगर कोर्ट तुम्हारे लिए महीना बांधता है तो मैं 10,000 रुपये तुम्हें भेजता रहूँगा। इतने में सोनम बोलती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पिताजी मेरे लिए एक लड़का देख चुके हैं। 2 बच्चों का बाप है मगर सरकारी नौकरी वाला है। उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वह शादी करना चाहता है। इतना सुनते ही सूरज को जोर का झटका लगता है। वह जज्बातों को दबाते हुए बोला, एक बात पूछूं सोनम? वह उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या बात है, पूछ सकते हो। इस बार वह अपने जज्बातों को दबा न सका। बिगड़ती हुई आवाज को संभालने में नाकाम कोशिश करते हुए बोला, सोनम क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? इतना सुनते ही सोनम का चेहरा भी बिगड़ने लगता है। सोनम अपनी रुलाई को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली कि याद तो आती है, मगर अब मैं क्या कर सकती हूँ। सूरज ने जब सोनम की आंखों में आंसू निकलते हुए देखे तो उसने खुद की आंखों को भी खुला छोड़ दिया। आंसू तो किनारे पर ही रुके हुए थे, टपक टपक कर नीचे गिरने लगते हैं। वह रोते रोते बोला, मुझे तुम्हारी याद आती है, सारी रात करवट बदलता रहता हूँ। तुम मेरे जिस हाथ का तकिया बनाकर सोया करती थी वो रोज तुम्हारा ही इंतजार करता है, और यह आंखें तो हर पल तुम्हारी ही राह देखती रहती है। इतने में ही सोनम बोल पड़ती है कि इतना चाहते थे तो फिर लेने क्यों नहीं आए? तो सूरज बोलता है कि कई बार तो आया था, मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया, बाहर से ही धक्के मार कर निकाल दिया। सोनम बोली, मुझे तो यह कभी नहीं बताया किसी ने कि आप मुझे लेने आए थे। दोस्तों, फिर दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छा जाती है, जैसे कुछ सोच रहे हो, कुछ उम्मीदें जाग रही थी। फिर सोनम बोली, एक बात बोलूं सूरज? सूरज बोलता है, हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? तुम दिल खोल कर कह सकती हो। अब सोनम खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे आपके गले लगे अरसा हो गया है, आपको छूने के लिए तरस गई हूँ। इतना सुनते ही सूरज भी खड़ा हो जाता है और फिर दोस्तों दोनों सिसकते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और बाहर खड़ा गार्ड सब कुछ सुन रहा था, कभी कभी तिरछी नजर से देख भी लेता था। जब वो दोनों रोते हुए गले मिलते हैं तो गार्ड भी अपनी आंखों के आंसू को साफ करते हुए गेट से दूर हो जाता है। दोस्तों, सोनम गले लगे लगे ही बोलती है कि मुझे हमारे घर ले चलो, मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सूरज ने उसे ऐसे कसकर चिपका लिया जैसे अब कयामत तक उसे दूर न होने देगा। फिर वे दोनों जज के सामने आते हैं और सोनम बोलती है कि जज साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं अब सूरज अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद जज साहब उसी समय उनके बच्चे को भी कोर्ट में मंगवाते हैं, फिर तीनों को एक साथ घर भेज देते हैं। इसके बाद सोनम के माता पिता भी आखिर में मान जाते हैं और सोनम को अपने पति सूरज के साथ खुशी खुशी भेज देते हैं। दोस्तों, ये कहानी नहीं थी बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। ऐसे हमारे समाज में बहुत घटनाएं हो रही हैं जो अंत में जाकर तलाक का कारण बन जाती है। आपके घर में, आपके आसपास में, आपके भी क्षेत्र में ऐसा बहुत कुछ होता होगा। तो मेरा इस कहानी का सुनाने का एक ही मतलब था कि अगर आपके बीच में ऐसा मतभेद आ जाता है तो आप अपने जीवन साथी से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर उससे एकांत में बातें कर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, ना कि आप किसी दूसरे की बातों में आकर, दूसरे के बहकावे में आकर अपना जीवन समाप्त करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो ये वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अलिस्बा वॉइस ओवर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।